अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में हम बात करेंगे इस वक्त उन दो मामलात की जो शायद इस वक्त पाकिस्तान में भी बड़े इस हवाले से अवाम फिक्रमंद है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका जिक्र चल रहा है। एक तो मामला है ईरान इसराइल कशीदगी, इस्माइल हानिया का कत्ल, और दूसरा मामला है बांग्लादेश में वहां पर जो वजीर आजम का इस्तीफा। ये दो बड़े अहम मामलात जो अभी हमें नजर आ रहे हैं। आज इन दो मामलात पे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये आलमी तनाजुर में ये मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या पूरे इस खित्ते की, इस दुनिया की हालात तब्दील होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फार्मर इन्वेस्टर मुश्ताक शाह साहब, और इसके साथ हमारे साथ फार्मर इन्वेस्टर नाइला चौहान साहिबा, दोनों हमारे सीनियर मेहमान मौजूद हैं, फार्मर इन्वेस्टर हैं। दोनों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले जी गुफ्तगू का आगाज करते हैं मुश्ताक शाह साहब से, और मुख्तसर क्योंकि उनसे पहले मालूम करेंगे इस सूरत हाल के ऊपर उनका क्या तजिया, उसके बाद नाइला साहिबा के पास चलेंगे। शाह साहब, सबसे पहले हम चाहते हैं बांग्लादेश की सूरत हाल पे, और अपने सामीन को इस हवाले से जरूर बताना ये चाहेंगे। और सवाल से पहले मैं ये चीज जरूर बताऊंगा कि दो हालात और वाकयात बांग्लादेश के हवाले से तमाम जरूरी हैं। एक है 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त 1975, जब शेख मुजीबुर रहमान को उन्हीं के घर पे कत्ल किया गया और वहां की फोर्सेस ने उनको कत्ल किया। दूसरा है 5 अगस्त का दिन, जब बांग्लादेश में एक तरह का कू हुआ और वहां पर वजीर आजम जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये दो दिन बड़े अहम है। 15 अगस्त आपको पता होगा कि भारत की आज़ादी का दिन है, और 5 अगस्त आपको ये भी पता होगा कि कश्मीर में जो खसूसी हैसियत खत्म की गई थी, ये उसका दिन है। तो ये दो दिन क्यों, आखिर क्या वजूहात हैं, और इन दो दिनों का इंतखाब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात है? मुश्ताक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में दो दिनों का जिक्र किया, 15 अगस्त शेख मुजीब का कत्ल और 5 अगस्त कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मे का दिन, ये दो दिन बांग्लादेश की तारीख में क्यों लिखे गए? शुक्रिया बहुत साहब, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि हमें बांग्लादेश के तनाजुर को जरा उसके तारीखी उसमें देखना चाहिए। ये 5 अगस्त और ये 15 अगस्त तो बिल्कुल अहम दिन है जिनको चुना गया है, लेकिन आपने ये भी देखना होगा कि ये जो मूवमेंट चली है ये स्टूडेंट्स ने चलाई है, ये स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाई है, और जिसकी वजह से चलाई है उसके वो वजूहात भी तो ऐसी हैं कि जो जिसका ताल्लुक मुआशी और माशरती है। ठीक, उनके इश्यूज जो थे वो सियासी तो जाहिर थे, वो इस तनाजुर में जरूर थे कि शेख हसीना की हुकूमत काफी अरसे से चल रही थी, और वो हुकूमत आखिर में जो है आके वो काफी ऑटोक्रेटिक हो गई, ओपिनियन रिप्रेस कर दिया, और स्टूडेंट्स ने आखिर में जो मूवमेंट चलाया वो एक अलग उसका मुद्दा अलग था। लेकिन ये इस मामले पे आके जाहिर है आप इसको कह सकते हैं कि ये 5 अगस्त में हुआ है, तो अगस्त में इसके साथ उनका कोई ताल्लुक बनता है। लेकिन हमें इसको एक वसी से तनाजुर में देखना पड़ेगा कि ये पिछले 15-20 साल से जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जो उनकी गलत पॉलिसियां मैं कहूँगा थी ओपोजिशन को सप्रेस करने के लिए, और पूरी ओपोजिशन को, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए जिसमें भी धांधली का काफी चर्चा चला। तो हमें इसको वसी तरफ तनाजुर में देखना चाहिए कि इसके बांग्लादेश के ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है जिसमें उन्होंने जाहिर है अपना जो है मकासद उनके कुछ और थे। हाँ, ये अलग बात है, कोइंसिडेंस ये हुआ है, जाहिर है वो फिर फैलता जब जाता है, क्योंकि वो उसका जो असल वजह थी जो नाराजगी की वो भी यही थी कि उनको अपनी पार्टी के लोगों को वो ज्यादा नवाजती थी, अपने जो लीग के थे पुराने जो कोटा सिस्टम था जो भी था उनकी, तो असल जाहिर वजूहत वही थी। लेकिन आखिर में आके साथ जो है वो शागिर्दों ने, तलबा ने इस मुहिम को आगे चलाया है, और अभी तक भी आप देखेंगे तो इसको उन्होंने अगला जो प्रपोजल्स भी दे रहे हैं वो ऐसे ही दे रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क के वसीदर मफाद में हो। सही मफाद में हो। नाइला साहब, आपने मुश्ताक साहब की बात तो सुनी होगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि भारतीय मीडिया इस वाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है और बार बार ये अपने प्रोग्राम से में चला रहा है कि बांग्लादेश की जमाते इस्लामी को इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका का कितना अमल दखल हो सकता है इसमें? देखिए, भारतीय प्रोपेगेंडा जो मर्जी हो,
हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असल में तो भारत एक्सपोज हुआ है। जो उनकी वहां पे पॉलिसीज थी, आप देखिए कि शेख हसीना गई, भारत क्यों गई? क्योंकि यही हुकूमत थी जो उनको इस्तेमाल कर रही थी। आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो बांग्लादेश इज द 3rd लार्जेस्ट जो आप रेमिटेंस भेजते हैं टू इंडिया। हाउ कैन दैट बी? बिकॉज during Sheikh Hasina's regime, lot of Indian Hindus were employed at high positions जो remittances भेजते हैं इंडिया को। आप सोचें कि यूएई से भी जाते हैं इंडियन रेमिटेंसेस, सऊदी अरेबिया से भी जाते, बांग्लादेश से भी जा रहे थे। बांग्लादेश से क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने उनको हाई पोजीशंस पे रखा हुआ था और उनको मैनिपुलेट किया गया है। तो अब वो बेचारी, मतलब इंडिया के लिए तो एक मुश्किल सिचुएशन हो गई ना, क्योंकि वो तो छुपी थे जो काम कर रहे थे। लेकिन नायला साहब सवाल ये है ना, नायला साहब सवाल ये है कि इस वक्त जो परसेप्शन दिया जा रहा है भारत के अंदर कि इसमें अमेरिका मतलब, आपको शायद थोड़ा सा याद होगा कि पाकिस्तान में भी अगर अदम एतमाद आया तो उसका जिक्र भी कहा गया अमेरिका मुलव्वस है। अगर वहां पर भी बांग्लादेश में ये सूरत हाल हुई तो वो कहा गया कि अमेरिका मुलव्वस। सवाल ये है कि क्या अमेरिका को इस चीज की जरूरत है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सियासी मामलात में अमल दखल करे? देखिए, मैं अमेरिका की पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करनी चाहूंगी। उनका तो एक एजेंडा फर्क है और इस वक्त वो अपने इलेक्शंस पे जा रहे हैं। अब भारत जो कह रहा है, मैं उस पे भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी मुलव्विस करना चाह रहे हैं, वो चीन को भी मुलव्विस करना चाह रहे हैं। सो उनके जो मीडिया कह रहा है वो मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। जो हकीकत है हमें उस पे बात करनी है कि भारत क्या कर रहा था, चाहे वो बांग्लादेश में कर रहा था, चाहे वो श्रीलंका में कर रहा था, चाहे वो मालदीव में कर रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान में कर रहा है। जहां जहां उसको मौका मिला वो रीजन को डिस्टेबलाइजेशन में मुलव्विस रहे। सही मुश्ताक साहब, जो नायला साहबा ने भी बात कही कि इसमें कोई अहमियत का हामिल नहीं है कि अमेरिका मुलव्वस है या नहीं, लेकिन क्योंकि यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि क्या वजह है, क्यों अमेरिका की इतनी खिलाफ लोग हैं? कि आपके ख्याल में भारत, बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के जो भी सियासतदान अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र कर दे तो वहां की अवामी हमदर्दियां हासिल हो सकती हैं? मैं बस नाला की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि असल में ये इंडिया एक्सपोज हो रहा है खुद, तो अपने आप को अपना एक्सपोजर कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए वो अमेरिका को बीच में ले आता है। हालांकि अगर देखें आप तो जैसे अवैसुल नाला ने फरमाया कि आप उन्होंने श्रीलंका में उनकी सुबकी हुई, मालदीव में उनकी सुबकी हुई, उन्होंने निकाल लिए फौज, अफगानिस्तान में उनकी सुबकी हुई है। अब बाकी पीछे बचा कौन है जो इंडिया का? यहीं पे कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो आपने अफगानिस्तान की बात की, क्या वाकई भी अफगानिस्तान में अब इन्वॉल्वमेंट खत्म हुई? करज़ई और दीगर हुकूमतों में जो इन्वॉल्वमेंट थी अब नहीं है तालिबान हुकूमत में? देखिए, ये इन्वॉल्वमेंट खत्म तो नहीं होगी, वो तो जारी रखेगा। अच्छा, क्या ख्याल है कि वो श्रीलंका में छोड़ देंगे? अभी कितने सालों से उनके मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। मालदीव ने बड़ी मिन्नतें करके, क्योंकि वो एक छोटा सा मुल्क है, बड़ी मिन्नतें करके उन्होंने कहा कि जी आप हमारे जो फौजी इधर स्टेशन किए हुए वो ले जाएं, बड़ी मिन्नतों के बाद। तो क्या वो छोड़ देंगे? इंडिया खत्म नहीं करेगा, इंडिया को निकाल दिया जाएगा, इंडिया को हर जगह से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश उसकी जारी रहेगी। और ये वो कोशिश रहेगी कि किसी और को मुलव्विस कर लो, बीच में कह दो कि जी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था जमात इस्लामी को, बीच में कह दो कि जी अमेरिका ने सपोर्ट किया था इनको। लेकिन अगर अमेरिका ने सपोर्ट किया तो आप पिछले 15-18 साल से क्या कर रहे थे? आपकी जो हुकूमत थी अपना अवामी लीग की, तो उस वक्त क्या कर रहे थे आप सोए हुए थे कि आके अमेरिका इसको खिलाफ हो जाए? ये तो कोई बात नहीं, अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है को आके वो बांग्लादेश में इन्वॉल्वमेंट करे, जो कि हिंदुस्तान का नेबर है, उसका यानी तीनों तरफ से
तीनों अतराफ से तो इंडिया है उसके, बांग्लादेश के सिर्फ एक तरफ से समंदर है, तो उधर आके अमेरिका कहेगा कि नहीं मैं इधर अपनी हुकूमत लाऊंगा। ये ऐसे ही खामखा कहने की बात है, ये अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने की बात है। सही। इंडिया ने जो कुछ किया आज पिछले अपना शेख हसीना के हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए और अपने लोग वहां रखने के लिए सब कुछ सपोर्ट किया, बल्कि उसकी वाज़ेह सबूत ये है कि शेख हसीना वाजिद वो कहाँ गई, सीधी दिल्ली हेलीकॉप्टर पकड़ा, उधर से आगे गई अगरतला से जहाज पकड़ा, सीधी चली गई दिल्ली। तो ये किसी और को इन्वॉल्व करना तो पड़ी। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इंडिया भी नहीं कह सकता कि इंडिया, अमेरिका इतना इंडिया के खिलाफ है कि जो इंडियन हुकूमत है उसको वो उसका तख्ता उलट कर दे। ये तो यकीन भी नहीं करेगा। सही। नायला साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये अवाम का सवाल है वैसे, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स को, मामलात को समझती हैं सारी सूरत हाल पे, तो जरा अवाम को ये, हमारी पाकिस्तानी अवाम को ये तो बताती जाएं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है अभी, इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक, फॉरेन या किसी की पॉलिसी की कोई कामयाबी हम तस्वर कर सकते हैं कि ये वो हमारा जो भारत नवाज हुकूमत थी हमने उनको चलता बना कर दिया, अब हम पाकिस्तान और चाइना नवाज हुकूमत आने वाली है? देखिए, मैं कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना रिमार्क नहीं कर सकती हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात होगी कि अगर हम इस किस्म की कोई बढ़त मारे। हम सिर्फ दुआ गो है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी, जो इन्होंने एक नया बाब खोला है अपनी तारीख में आजादी का, उसमें उन्हें कामयाबी हो, वो तरक्की की तरफ गामजन हो। हमारे भाई हैं, हमारी दुआएं हैं उनके लिए, और अल्लाह उनको इस मुश्किल घड़ी से निकाले और इस खित्ते में अमन। पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात कैसे देख रही हैं बांग्लादेश के, जो अपकमिंग गवर्नमेंट होगी या अपकमिंग जो भी बाकी अबूरी हुकूमत होगी उसके साथ? मुझे उम्मीद है कि हमारे ताल्लुकात मजीद कवी होंगे, और खित्ते में भी आप देखिए ना, सार्क में भी आप देखिए कि कोई हम मुस्बत पेशरफ्त नहीं कर सके, मेनली इंडिया के नेगेटिव रोल की वजह से। लेकिन अगर हम बाकी ममालिक जो हैं वो दूसरे एरियाज में, क्योंकि सार्क का मसला ये है कि उनके चार्टर में है डिसीजन बाय कंसेंसस, इंडिया कंसेंसस होने नहीं देता, इससे कोई डिसीजन वहां होता नहीं, इसलिए वो कोई तरक्की कर नहीं सकते। लेकिन और बहुत से सही OIC का भी एक अहम मेंबर है जी, सार्क का भी अहम मेंबर है। इंटरनेशनल फोरा पे हम बहुत से एरियाज पे इकट्ठा काम करते रहे, तो इंटरनेशनल, रीजनल, बायलैटरल तीनों लेवल्स पे मेरा ख्याल है कि हमारी बेहतरी आएगी और हमारी दुआएं उनके साथ। सही। ब्रेक पे जाने से पहले मुश्ताक साहब आपसे सवाल, आखिरी एक ब्रेक पे जाने से पहले, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे दूसरे मौजू पे। आपसे ये मालूम करना चाहेंगे कि यही सवाल जो मैंने नायला साहिबा से मालूम किया, क्योंकि इसमें दो कुछ हल्के ये भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान की पॉलिसीज अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे हुकूमत भारत नवाज थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती थी। पाकिस्तान की हमदर्दी में वहाँ की आवाम बाहर निकल आई है सड़कों पे, पाकिस्तान के झंडे उठा के आई हैं, तो इसको हम फिर पाकिस्तान की बेहतर फॉरेन पॉलिसी कहेंगे या वहाँ पे भारत को निकालना तरजीह देते हैं वहाँ की आवाम, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की है? देखिए, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, हमारा ब्रदर मुल्क है, तो हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हमने शुरू से चाहे थे, अभी भी चाहते हैं, आइंदा भी चाहते रहेंगे। हमारे तो हर हुकूमत से वही बरादराना ताल्लुकात रखने की कोशिश जारी थी। हाँ, दूसरी बात यह है कि अभी शुरू है, अभी सिर्फ शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, अभी नया सेटअप इंटरम आएगा, उसके बाद कौन आता है, किस तरह आता है। लेकिन हमने देखा कि लोगों का कुछ जो है नारे भी लगाए उन्होंने पाकिस्तान के अपने, वो हमारे भाई हैं, तो हम ये ना कहें कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई इसमें कामयाबी है, नहीं, वो उनका अपना दाखिली मामला है, लेकिन हम वेलकम करते हैं ऐसी। लेकिन ये हमदर्दियां क्यों उठी, ये भी सवाल है ना, ये वहां के बांग्लादेश की आवाम में पाकिस्तान के लिए इतनी हमदर्दियां क्यों उठी, जबकि हुकूमत तो टोटल एंटी थी हमारे?
देखिए जी, वो तो इसलिए है कि जो शेख हसीना थी, जैसे एम्बेसडर नायला ने कहा कि वो जो है सारे उन्होंने इंडियन लोग उधर रखे हुए थे, हर पॉलिसी मेकिंग पे, डिसीजन मेकिंग में, मेन जगहों पे जहां से वो रेमिटेंस से सारे इंडिया को जाते थे। तो वो तो उनकी अपनी, इट इज लाइक अ रिएक्शन टू ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश। जिस तरह श्रीलंका में हुआ है रिएक्शन, जिस तरह मालदीव में रिएक्शन हुआ है, जिस तरह ये अफगानिस्तान में, इसी तरह बांग्लादेश में हुआ। अब उसमें आप कहेंगे जी हमारी पॉलिसी बेहतर है क्योंकि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं हर एक से, बजाय इसके अलावा के जी कौन सी हुकूमत है, हम हर एक साथ उनके साथ अपने भाइयों वाले ताल्लुकात रखते हैं। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं, मैं कहूँगा यस, हमारी ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है क्योंकि हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, हम बिरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। और इंडिया जो है अपनी हेजेमोनी करना चाहता है, अपना उसको जो है डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करता है, उसका ये रिएक्शन है, उसका ये रद्द-ए-अमल है। मैं चाहूंगा एक सवाल आप दोनों से ही पूछता चलूं क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है। पहले मुश्ताक साहब आप इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर हम ईरान इसराइल मामले पे चले जाएं कि ये क्या वजह है कि इसी खित्ते में अंदर, एशिया के इसी खित्ते के अंदर ये मामला क्यों चल रहे हैं। ईरान का मामला हुआ, इराक का मामला हुआ, शाम का मामला हुआ, वहाँ पे भी सूरत हाल खराब हुई, पाकिस्तान में चेंज आया थोड़ा सा वहाँ पे अदम एतमाद की वजह से, बांग्लादेश में ये मामला चले, श्रीलंका की सूरत हाल आपको पता है। यही खित्ता क्यों, आखिर इसी खित्ते में क्यों नहीं, मगरबी किसी ममालिक में इस तरह के हालात और वाकयात क्यों नहीं होते, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? पहले मुश्ताक साहब आप बताइएगा। ये तो इसको एक वजह देना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता ये है कि ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जब आफ्टर द एंड ऑफ जो है कोल्ड वार, जब दुनिया दोबारा से रीअलाइनमेंट शुरू हुई है, तो इस खित्ते में भी वो शुरू हुए हैं। अब कुछ लोगों का कहना, हर एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा, व्यू होगा, बट मैं उसमें ज्यादा डीप जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये है कि खित्ते में जैसे हिंदुस्तान है, वो कहता है कि जी नहीं, आई एम द इमर्जिंग पावर। अब वो इमर्जिंग पावर एक तो होता है कि बिग ब्रदर की हैसियत से, और एक होता है हेजेमोन की हैसियत से। अब अगर तो इंडिया की जो पावर है, असेंट टू द पावर, अगर तो होती एक इक्वालिटी के बेसिस पे, तो आई थिंक इंडिया कुड हैव प्लेड अ वेरी लीडिंग रोल। It could have made this region, जैसे एम्बेसडर नायला ने कहा है कि वो तो सार्क को आगे नहीं आने देते, एक रीजनल फोरम है उसको भी आगे नहीं आने देते कि जी हम इसको यानी कहीं भी समिट नहीं होने देते, कहीं पे मीटिंग में नहीं जाने देते, हालांकि हमारी कोशिश पूरी रही। तो ये कुछ वजूहात हैं, ये ओवर एम्बिशियसनेस इस खित्ते में हमारे, जहाँ तक एशिया है, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में अलग से मसाइल हैं, उधर यानी पुराने तारीखी मसाइल हैं जिसको मेरे ख्याल में जिसकी वजूहात कोई ज्यादा हैं। सही, मैं उसको सही नायला साहब आप भी जरा बता दीजिएगा कि यही खित्ता क्यों आखिर। देखिए, एम्बेसडर मुश्ताक शाह ने बड़ा डीप एनालिसिस किया, माशाल्लाह, ये बहुत तजुर्बेकार सफारतकार है, उन्होंने आपको एक अच्छा एनालिसिस दिया है और मैं इनकी तारीफ करती हूँ। हमें बेसिकली ये एक सिंड्रोम है कि हमारे यहाँ जो है मसला है, दुनिया में कौन सा खित्ता प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप ये बता नहीं सवाल है, मगरबी ममालिक में इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते। मेरा सवाल जी नायला साहब, जी नायला साहब, मगरबी ममालिक में ये प्रॉब्लम नजर नहीं आते ना। आप जब सेंटर ऑफ द प्लैनेट है, आप जो है वो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, जब आप क्रॉस रोड ऑफ ट्रेड है, चाहे आप सीपेक के हैं, चाहे आप BRI के हैं, तो इतने सारे जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे वहाँ पे मसाइल तो होंगे। इसको हम यूं कहें कि हम कमजोर हैं, हम पूरा इस खित्ता कमजोर है, हम यूं कह सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं ये पूरा खित्ता कमजोर है, इसी वजह से यहाँ पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। ये खित्ता बहुत रिच और बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे आके अपने वो दाल गनाने की करते हैं।
आप इसको नेगेटिवली मत लीजिए, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, लेकिन हमें अपना घर संभालना है कि बाहर के लोग आके यहाँ गन ना करें और हम अपने घर को अच्छी तरह संभालें। ये खित्ता तारीखी तौर पे अमीर तरीन रीजन रह चुका हुआ है दुनिया का। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है। यहाँ पे आप देखिए, यू आर according to one analysis, you are the center of the world in many things, including trade, culture, civilization. किस चीज में आपकी कमी है? तो वो कहते हैं ना कि जहाँ वो ब्लेसिंग होती है रिसोर्सेज, वो कर्स भी बन जाती हैं अगर आप उनको मैनेज ना कर सके। तो हमें कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, वो कहते हैं ना जिस पेड़ पे फल हो उसी को पत्थर आते। सही, चले हम चलते हैं थोड़ी सी ईरान की सूरत हाल पर। और मुश्ताक साहब हमसे ज़रूर मालूम करना चाहेंगे कि फॉरेन डिप्लोमेसी में, जो फॉरेन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी को आपने चैलेंज कर दिया, एक मुल्क के मेहमान को दूसरे मुल्क, दुश्मन मुल्क के अंदर उनके लोगों ने अंदर आकर इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया। तो फॉरेन लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है और इसकी कोई कानूनी तौर पे सज़ा भी होती है या सिर्फ ज़ुबानी कलामी बस तंबी कर दी जाती है? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको मेरे ख्याल में मैं इस आपके सवाल को जवाब पिछले सवाल के साथ जो कि जी ये खित्ता ही क्यों, है ना? और जैसे अब्बास ने भी कहा कि जी ये मैंने भी यही कहा कि जी आज अभी ये है रिसोर्स रिच रीजन। यहाँ पे चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ला रहा है, हमारे साथ तो सीपेक है, लेकिन उसका आगे इजिप्ट तक, सऊदी अरब तक, सब तक है। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान में मीडिएशन कराई, चाइना ने सऊदी अरब और यमन में मीडिएशन कराई। अब ये 7 अक्टूबर को पिछले साल 23 में जो हुआ वाक़ा हुआ, हमास का हो गया, उसके बाद इसराइल ने जंग छेड़ी। अब वो फिर जंग चलती रही है, 10 महीने गुजर रहे हैं, अब वो सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जी नेगोशिएशन करते हैं। ये नेगोशिएशंस किसके साथ? चीफ नेगोशिएटर वो इस्माइल हानिया, उसको मारना ईरान में पहली बात तो ये है कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है, ये जंगी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ये यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जो बैनुल अक़वामी इदारे और कह रहे हैं, उन सब को उनकी सब कोई सुन नहीं रहा। तो मकसद असल में मैं जो देखता हूँ वो तो ये है कि इसराइल को पता है कि जी मेरे ऊपर बैनुल अक़वामी क़वानीन लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? सवाल है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं है। देखिए ना, वो आप देख लें, कभी कोई सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाता है, पहुंच पाता है इसराइल के खिलाफ? जी, अभी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा का पार्ट है। वो कहते हैं कि जी हम मानते ही नहीं। अच्छा, कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं मानते। सही, ये सवाल कि वो मानते नहीं, तो क्या इसराइल के ऊपर कोई मुमालिक हमला करके, कोई बदला लेके, कोई सख्त कार्रवाई कर सकता है? फिर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अक़वाम मुत्तहिदा अमल दखल तो नहीं करेगी, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं है, मानता ही नहीं है। ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ये शुरू में नहीं चलती। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स जो है असूलों पे नहीं चलती। अगर असूलों पे चलती होती तो आज कश्मीर आजाद होता। अगर असूलों पे चलती होती तो आज फलस्तीन आजाद होता। अगर असूलों पे चलती होती तो बहुत कुछ हो चुका होता। एक ही सांस में लोग कहते हैं कि रूस ने यूक्रेन में तो हमला कर दिया, उसकी सॉवरेनिटी वायलेट कर दी, उसको ऑक्यूपाई कर दिया। मुमालिक कह रहे हैं, इंडिविजुअल मुमालिक कह रहे हैं। वो दूसरी तरफ से बैनुल अक़वामी अदालत कह रही है कि भाई इसराइल की ऑक्यूपेशन इलीगल है। बैनुल अक़वामी अदालत कह रही है कि ये वॉर क्राइम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी अदालत कह रही है कि इट अमाउंट्स टू जीनोसाइड। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगर ये उसूलों की बात होती तो आज तक तो इसराइल को सब लोगों ने कहना था कि बंद करो।
सही सही सही। नाइला साहब, आप थोड़ा सा बताते जाइएगा कि जैसे मुश्ताक साहब ने बड़ा अच्छा तज़किया दिया और अच्छी गुफ्तगू की। सवाल ये है ना कि इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, क्या ईरान कोई रद्द अमल में कोई सख्त अगर कार्रवाई करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, मगरबी ममालिक नाराज तो नहीं होंगे? बहुत प्यारा सवाल है आपका। अच्छा, थैंक यू। लेकिन आप देखिए कि मुश्ताक शाह साहब ने आपको अच्छी डिटेल दी है। अभी तक तो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस्माइल हानिया के मर्डर की। लेकिन आप टाइमिंग देखें कि दे डिड इट एट अ टाइम जबकि प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की इनॉग्रल सेरेमनी के लिए सारी दुनिया से लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे। किसने मर्डर किया माना तो कोई नहीं, लेकिन दुनिया को पता है कि कौन इसका जिम्मेदार है। अगर जो जिम्मेदार है वो ये समझते हैं कि इस्माइल हानिया को मार देने से हमास खत्म हो जाएगा, वो उनकी गलतफहमी है। क्योंकि हमास एक शख्स का नाम नहीं है, हमास एक आइडियोलॉजी का नाम है, हमास एक स्ट्रगल का नाम है और लेजिटिमेट स्ट्रगल का नाम है। सो उसको हटा दिया। आप देखिए अगले दिन ही उन्होंने उनका जानशीन चुन लिया और उससे ज्यादा वो स्ट्रांग है। तो जो मिस्टर सिनवारी उन्होंने चुने हैं वो आपको निगोशिएट, बिकॉज इस्माइल हानिया वाज प्लेइंग अ वेरी इस सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात हो सकते हैं वैसे नाइला साहबा? जी नाइला साहबा, नाइला साहबा, इस सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात हो सकते हैं आपके ख्याल में? ये जो हानिया का कत्ल, फिर अब नई इंतजामिया या नए जो आए हैं उनके साथ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं? ये सारी सूरत-ए-हाल है आपको नजर आ रही है? देखिए ये तो अब फिलिस्तीनियों ने डिसाइड करना है कि वो किस तरह से आगे चलेंगे। लेकिन सब ने उनका जो जानशीन है उसको वेलकम किया है। He is 61 year old. He has a very long history of struggle. और उम्मीद है कि वो जो इस्माइल हानिया कर रहे थे निगोशिएशंस में, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर वो जो आपका सवाल था कि कोई मुल्क रद्द अमल करता है, बिलफर्ज ईरान जिसकी सरजमीन में ये 2-3 दफा हमले हो चुके हैं, इस्माइल हानिया इज वन। आप देखिए कि प्रेसिडेंट राइसी की भी जो है डेथ वो शाउटेड विद मिस्ट्री है। क्या वो मौसमी हालात से उनका चॉपर क्रैश हुआ था या वो सैबोटाज था, उसका अभी तक कोई दलील नहीं है। आप वो सुलेमानी की देखें, कासिम सुलेमानी की मर्डर, उस पे उन्होंने जो है जो किया। सो अगर ईरान ने कह दिया, राहबर ने कह दिया है कि जब वो डिसाइड करेंगे वो रिएक्शन करेंगे। और दुनिया जो है वो देख रही है कि जो जालिम है उसको अगर इंटरनेशनल लॉ नहीं कर्टेल कर सक रहा, जैसे कि मुश्ताक शाह साहब ने फरमाया कि आईसीजे के डिसीजंस हैं, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, उनकी सबकी खिलाफ वर्जी अगर कोई दंदनाते हुए कर रहा है तो फिर और भी बहुत ममालिक हैं जिनमें एहलियत है। आप देखिए कि जब ईरान ने पहले मिसाइल अटैक किए तो वो जो डोम ऑफ डिफेंस इजराइल ने बनाया हुआ था वो पियर्स हो गया। सही बिल्कुल, जो मिथ था वो टूट गया। ठीक हो गया। तो उनको अब ये एहसास हो जाना चाहिए कि दे आर वेरी वल्नरेबल। टर्की ने भी ये कह दिया। सही तो एनी कंट्री कैन डू इट नाउ अगर ये अपना कंट्रोल नहीं करते अपनी हरकतों। सही, बिल्कुल। मुश्ताक साहब टाइम कम है, मैं चाहूँगा मुख्तसरन एक सवाल का जवाब देते जाइए। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कोई रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, पाकिस्तान फलस्तीन की हमदर्दी में? लेकिन पाकिस्तान को उसूली मौक़िफ़ अपना दोहराना चाहिए और बड़ी वाज़ेह प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हैं ये बताएं ना। वो कहते हैं ना 72 में 71-72 में भुट्टो ने फोर्सेस भेजी थी, वो कुछ हो सकता है? देखिए जी, वो तो फिर आप जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं ना। अगर जंग में
आना है तो उसके वो फिर मकासद ही अलग, अगराज़ और मकासद अलग हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अकेले नहीं जंग लड़ सकते, आपने बाकियों को भी साथ लाना है। ओआईसी के मुमालिक हैं, अरब लीग है, बहुत सारे और मुल्क हैं, उनको भी साथ लेके चलना होगा ना। अकेले शेखी मकते से तो कुछ नहीं होता, अकेले कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाइला चौहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इस्माइल हानिया के हवाले से भी प्रोग्राम में बात की, ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से भी बात की, इसके अलावा बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात की। मुख्तसरन ये कि ये खित्ता ही क्यों, आखिर इसी खित्ते में अंदर ये हालात और वाक़यात ही क्यों, ये एक बड़ा सवाल है जो अवाम का सवाल है, इस पूरे खित्ते की अवाम का सवाल है। और जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा कि हमारा खित्ता मादनियात से माला माल है, दौलतमंद है, अमीर तरीन है, इसी वजह से उन ममालिक की नज़र इसी खित्ते के अंदर है। तो लिहाजा हमने अपने आप को महफूज रखना है, बचा के रखना है, अपने सकाफत को बचाना है, सियासत को बचाना है, मुल्क के कल्चर को बचाना है, मैशत को बचाना है। इसके लिए हमें बुनियादी तौर पे, ज़ाती तौर पे इक़दामात ज़रूर उठाने होंगे और किसी ऐसे इंतशार या ऐसे किसी मामलात में नहीं पड़ना होगा जिससे हमारे मुल्क की सलामती को ख़तरात हों, मुल्क की सलामती को ख़तरात हों। उसके लिए हमें परहेज़ करना होगा और हमें सोचना होगा अपने मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।